हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। तो अभी नेक्स्ट मंथ सेकंड प्रूफ के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो हम सोचते हैं कि एक रिवीजन सीरीज चल जाए ताकि हम एक बार सभी पूरे सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स है वो हम एक बार उनका रिवीजन कर सकें। तो इस वजह से हम लेके आए एक रिवीजन सीरीज। तो आज हम पूरा चरक विमान स्थान देखेंगे। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो श्लोकाज देखना, विमर्श देखना में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि देखो लगभग सभी स्टूडेंट पढ़ चुके होंगे, तो ये सिर्फ उनके लिए रिवीजन सीरीज है। जो चैप्टर आपने देखा है उसका एक रीकैप करना कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में देखा था। तो एक बार मैं पूरा विमान स्थान का रीकैप कराने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। रस, चरक, विमान स्थान। तो विमान स्थान में कुल 8 अध्याय है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि विमान स्थान में कुल 8 अध्याय है। पहले का नाम है रस विमानम, फिर है त्रिविध कुक्षी विमानम, फिर होते हैं जनपद विंशेर विमानम, एक होते हैं त्रिविध रोग विशेष विज्ञानम, एक होते हैं फिर होते हैं श्रोतास विमानम, रोगानिक, रोग विषग और व्याधि तरुणीय। तो 8 अध्याय होते हैं हमारे चरक विमान में। देखो सूत्र स्थान में होते हैं 30, निदान में होते हैं 8, विमान में भी 8 और शरीर में भी 8, इंद्रिय में होते हैं 12। तो आपको ये याद रखने, ये हमारे फर्स्ट जो पूर्वाध होता है चरक चिकित्सा का, उसमें कुल 60 चैप्टर होते हैं। तो हम आज देखने वाले विमान स्थान के 8 चैप्टर। तो 8 चैप्टर का नाम क्या क्या है, देखो रस विमानम, त्रिविध कुक्षी विमानम, जनपदो वंश विमानम, त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय विमानम, श्रोतास विमानम, रोगानिक विमानम और रोग विषग जीतीय विमानम और व्याधि व्याधि तरूपीय विमानम। ये 8 अध्याय है। और बता दूं फर्स्ट चैप्टर एंड 8 चैप्टर ये दोनों इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर कोई भी कंपटीशन वाला एग्जाम होता है तो उसमें फर्स्ट 8 चैप्टर से ही क्वेश्चन आते हैं। तो पहला और 8वां चैप्टर ध्यान से देखना। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे रस विमानम की। तो देखो रस विमानम में सबसे पहले बताया गया है मान। तो आपको याद रखना है कि 10 मान बताए गए हैं। तो 10 मान कौन से है, दोष, औषधि, देश, काल, बल, शरीर, सार, आहार, साथ में सत्व, प्रकृति। तो ये 10 मान होते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास ये आता है कि रस विमानम में मान होते हैं। तो 10 मान होते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से। दोष, औषधि, देश, काल, जल, शरीर, सार, आहार, साथ में एंड सत्व, प्रकृति। फिर यहाँ पे चतुर्विध प्रभाव के बारे में बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक ने 4 प्रभाव बताए। जैसे पूछे जाता है कि चतुर्विध प्रभाव का वर्णन किस अध्याय में किया गया या कौन से स्थान में किया गया है। तो चतुर्विध प्रभाव और चतुर्विध प्रमाण अलग अलग है। चतुर्विध प्रमाण अलग है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण, आपादोपदेश प्रमाण, अनुमान प्रमाण और उपमान प्रमाण, युक्ति प्रमाण, वो आचार्य चरक जी के 4 प्रत्यक्ष वो प्रमाण थे। ये चतुर्विध प्रभाव है। तो रस, द्रव्य, दोष और रोग ये चतुर्विध प्रभाव होते हैं। तो 10 मान होते हैं, 4 चतुर्विध प्रभाव होते हैं। फिर यहाँ पे बता रखा है हमारे रस के बारे में। तो रस कितने होते हैं, देखो रस हमको पता है 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई। फिर इसके प्रभाव दे रखे हैं। तो देखो मैंने यहीं पे लिख दिया है कि मधुर, अम्ल, लवण ये 3 हमारे कफ वर्धक होते हैं, कफ को बढ़ाते हैं, मधुर, अम्ल, लवण। फिर जो नीचे के 3 होते हैं कटु, तिक्त, कसाई, ये वात को बढ़ाते हैं। और बीच के 3 अम्ल, लवण, कटु ये पित्त को बढ़ाते हैं। अब इसका अपोजिट हो जाएगा, जो मधुर, अम्ल, लवण होते हैं वो वात को कम करता है, अम्ल कटु, तिक्त, कसाई ये कफ को कम करता है। ठीक है, तो ये आपको इसके गुण के इसके प्रभाव रखने हैं। ठीक है, तो हमने मान देखा, हमने चतुर्विध प्रभाव देखा, हमने रस के भेद देखे और रस के हमने प्रभाव देखे कि रस कैसे काम करता है। तो अब है ना, आप इसकी वजह से बहुत सारा आप लिख सकते हो कि कौन से किस दोष को बढ़ाते हैं, तो क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। चिकित्सा भी हम देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। मधुर, अम्ल, लवण कफ वर्धक होता है, कटु, तिक्त, कसाई वात वर्धक होता है, अम्ल, लवण, कटु पित्त वर्धक होता है। ओके, अब हम देखने वाले हैं ये। अब बात करने वाले हैं, देखो 2 सिद्धांत यहाँ पे दे रखे हैं हमारे, प्रकृति संवेद सिद्धांत और विकृति संवेद सिद्धांत। देखो क्या होते हैं समझना। देखो प्रकृति संवेद सिद्धांत चरक ने, देखो हमारे आचार्य चरक जी ने आचार्य चरक जी ने एक सिद्धांत बोला है, प्रकृति संवेद सिद्धांत, लेकिन चक्करपाणी ने दोनों बताए हैं, विकृति संवेद सिद्धांत भी और प्रकृति संवेद सिद्धांत भी। अब प्रकृति संवेद सिद्धांत होता क्या है ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो
प्रकृति समय सिद्धांत मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी। मतलब ये कहता है कि अगर हम किसी भी द्रव्य को बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने शरबत बनाया, तो शरबत किससे बनता है? चीनी से बनता है, जल से बनता है और दुग्ध से बनता है। ये तीनों मधुर होते हैं, तो ये भी मधुर पाया जाएगा। मतलब जो हम जिस प्रोडक्ट से किसी चीज को बनाते हैं और जो जो फिर वो प्रोडक्ट बनता है, उन दोनों के गुण सेम होते हैं। यहाँ पे देखो, चीनी भी मधुर होती है, जल भी मधुर, दुग्ध भी मधुर और शरबत भी मधुर होता है। तो ये हमारे प्रकृति समय सिद्धांत यही कहता है कि देखो कि इसमें जब दो या दो से अधिक ध्रुवों का एक में संयोग होता है, तब विकृति में कारणभूत होकर अपने अपने संभावित गुणों का अगर वो परित्याग कर देते हैं तो विकृति संवेद सिद्धांत है, और वो परित्याग नहीं करते हैं तो उस प्रकृति संवेद सिद्धांत है। समझो, देखो अगर ए प्लस बी, देखो दो, मैंने क्या बोला कि दो या दो से अधिक द्रव्य का संयोग होता है, मतलब ये ए बी बन गया, दो या दो से अधिक द्रव्यों का संयोग होता है, तब वे अपने अगर अगर वे अपने अपने गुणों का परित्याग नहीं करते हैं। देखो जैसा ए बी था, तो ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी, दोनों है ना यहाँ पे, तो इसने परित्याग नहीं किया। परित्याग नहीं किया तो ये कौन सा हो गया? प्रकृति संवेद सिद्धांत। और अगर ये परित्याग करके अगर ये सी बना देता, तो यहाँ पे क्या हुआ? दो या दो से अधिक द्रव्य का संयोग हुआ, तो जो बनता है, अगर उसने अपने अपने गुणों का परित्याग कर दिया, ए ने अपना गुण छोड़ दिया बी ने, यहाँ पे कोई सी बन गया, इसको बोलते हैं हम विकृति संवेद सिद्धांत। तो दो सिद्धांत इंपॉर्टेंट, और एग्जाम्पल भी दे रखा है। जैसे हम शरबत बनाते हैं, तो उसमें दे रखा है कि अगर हम जब शरबत बनाते हैं, तो जो चीनी जल दूध होता है, उनका जो गुण होता है वो भी मधुर होता है, शरबत का भी गुण मधुर ही होता है। तो ये हमारा होता है प्रकृति संवेद सिद्धांत। ठीक है, तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? अलग अलग द्रवों में जो रस वर्तमान रहते हैं, अलग अलग द्रवों में जो रस वर्तमान में रहते हैं, और वे अपने जब वो फिर किसी औषधि को बनाते हैं, तब भी उनका गुण विराजमान हो, उसको बोलते हैं प्रकृति संवेद। अलग अलग डेफिनेशन आप किसी प्रकार याद रख सकते हो, बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी बना तो प्रकृति है, और अगर वो ए बी नहीं बना, कोई सी बन गया, तो वो कौन सा हो जाएगा? विकृति हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं अत्यधिक सेवन से वर्जित द्रव्य। देखो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे अत्यधिक सेवन में वर्जित द्रव्य, तो तीन होते हैं हमारे पास अत्यधिक सेवन वाले: पीपली, क्षार और लवण। अब तीनों के यहाँ पे इंपॉर्टेंट गुण दे रखे हैं। जैसे कि पहले हम बात करते हैं पीपली, तो पीपली हमारे पास देखो कटु रस वाली होती है, मधुर विपाक की होती है, गुरु इसका गुण होता है। ठीक है, तो ये कटु रस की, मधुर विपाक की, गुरु गुण होती है। और यहाँ पे एक और बताया गया है, इसका एक वो है कि ये अनुषण होती है। अनुषण मतलब क्या होता है? ना ज्यादा ये उष्ण होती है, ना ज्यादा ये सिंध होती है, मतलब ये अनुषण होती है। ठीक है, तो याद रखना, कटु रस की होती है, मधुर विपाक की होती है, गुरु गुण होती है, और एक और यहाँ पे लिख लो अनुषण, ना ज्यादा उष्ण ना ज्यादा सिंध होती है। ये क्लेद उत्पन्न करती है, क्लेद कारक होती है। देखो श्लोक भी आपको उसमें देखा होगा, लिख रखा है कि पीपलियो ही कटु का, सत्यो मधुर विपाक का, गुरुवो नाथ्यार्थ स्निग्ध स्निग्ध उष्णो पर क्लेदनियो। मतलब ये हमारे पास क्लेद कारक होती है। और ये अगला इसमें बता रखा है कि ये आपाद बदरा, आपाद बदरा मतलब अगर इसकी हम ज़्यादा क्वांटिटी में इसका यूज करते हैं, तो ये हमारे अंदर आपाद बदरा, मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे दोष को इम्बैलेंस कर देती है। ठीक है, तो दोष की इम्बैलेंस होने की वजह से ये हमारे लिए नुकसान हो सकती है, और ये योग वाही होती है, और ये परक्लेदी होती है। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है कि ये पीपली की गुण होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो पॉइंट है वो है आपाद बदरा। आपाद बदरा किसके लिए बोला गया है? पीपली के लिए बोला गया है। ठीक है, तो कटु रस की, मधुर विपाक की, गुरु गुण वाली, क्लेद कारक होती है। आपात बदरा होती है, योग भाई होती है, और ये परक्लेदी होती है। ये पीपली की गुण है, और इसका हम अगर अत्यधिक ज्यादा सेवन करेंगे, तो ये हमारी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस कर देती है, या फिर हम कह सकते हैं कि कफ को उत्क्लेश कर देती है, कफ और पित्त को उत्क्लेश कर देती है, जिससे हमारा पित्त और कफ बढ़ जाता है। ठीक है, ओके, क्योंकि मधुर विपाक की होती है तो ये कफ को बढ़ा देती है ना, और एक कटुरस की होती है तो ये पित्त गुण को बढ़ा देगी। तो इस वजह से ये पित्त और कफ दोष को बढ़ाने की वजह से ये दोष इम्बैलेंस कर देगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्षार की।
देखो क्षार क्या होता है, ये उष्ण तीक्ष्ण और लघु गुण वाला होता है, ठीक है। उष्ण तीक्ष्ण और लघु गुण वाला होता है, ये भी क्लेद कारक होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, देखो श्लोक में बताया गया है कि हमारी केश दृष्टि हृदय और हमारी नपुंसकता को ये घटा देती है। मतलब हमारी ये केस को, हमारी केस को, दृष्टि को, हृदय को, पुसंतव शक्ति को नष्ट कर देता है। तो आ जाता है कि मतलब ये एक श्लोक में कि केस दृष्टि हृदय पुसंतव शक्ति को कौन घटा देता है, कौन कम कर देता है, तो क्षार, ठीक है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताया गया कि हमारे अंधापन, हमारी नपुंसकता, खालित्य, पालित्य को भी ये कर देता है, ठीक है। तो ये अंधापन कर देता है, नपुंसकता, खालित्य, पालित्य कर देता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ पे है हृदय, हृदय पाक कर्तिचम, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका भी ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। और बेसिकली इसका ज़्यादा सेवन जो हमारे ग्रामवासी वाले लोग होते हैं ना, ग्रामवासी, नगरवासी, यहाँ पे इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ये क्षार के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, दो ये याद रखनी कि केस दृष्टि हृदय और हमारी पुसंतो शक्ति को कम कर देता है। ये क्लेद कारक होता है, उष्ण तीक्ष्ण गुण वाला होता है। अब बात करते हैं हम लवण की। लवण भी हमारे पास आपात भद्रा करता है, ये उष्ण तीक्ष्ण वाला होता है। अब देखो ये इसके दो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये उपक्लेदी होती है, जबकि ये हमारे पास परक्लेदी होती है, याद रखना है। पीपली होती है परक्लेदी, और हमारे पास लवण होता है उपक्लेदी होता है। अब यहाँ पे होता है दोष संचय अनुबंध। यहाँ पे अगर हम लवण का ज्यादा अगर हम यूज कर लेते हैं तो वो क्या कर देता है, दो संचयानुबंध कर देता है, ठीक है। 200 का संचय करने लग जाता है, दो संचय होने लग जाते हैं, ठीक है। और ग्लानि, सौथिल्य और दुर्बलता, इससे हमारे शरीर में ग्लानि आती है, स्थिरता आती है, और हमारी हमारी बॉडी के अंदर दुर्बलता आती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमारे पास हो गए तीन प्रकार के अत्यधिक सेवन से वर्जित द्रव्य, पीपली, क्षार और लवण। अब हम बात करते हैं अष्टविधि आयतन। देखो अष्टविधि आयतन में 8 चीजें होती है, आपको जो याद रखनी कौन कौन सी होती है। प्रकृति, करण, संयोग, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग और उपभोक्ता, ठीक है। तो हमारे पास देखो बेसिकली प्रकृति क्या होती है, नेचुरल, नेचुरल क्वालिटी को बोलते हैं प्रकृति बोलते हैं। करण को क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन, मतलब किसी चीज को बनाना। देखो प्रकृति मतलब होती है कि जो हम बना रहे हैं उसकी नेचुरल, नेचुरल क्वालिटी की जैसी वो है, उसी उसी क्वालिटी को बोलते हैं नेचुरल क्वालिटी। करण कि उस चीज को बनाना, अब हम उसको बनाएंगे, मतलब उसको अग्नि में ताप करेंगे या फिर हम कुछ डालना निकालना, उसको बोलते हैं करण, प्रिपरेशन करना। संयोग होता है कम्बिनेशन, जब हम किसी दो या दो से अधिक द्रव्यों को मिलाने को बोलते हैं, संयोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मधु घृत का हो गया तो इसको संयोग है। और राशि होती है क्वांटम, मतलब मात्रा को बोलते हैं राशि। तो ये दो प्रकार की होती है, सर्वग्रह और प्रीग्रह को बोलते हैं, ठीक है, सर्वग्रह और प्रीग्रह। एक होता है देश, देश मतलब हैबिटेट, वो कहाँ पे, उसके स्थान को बोलते हैं देश। काल होता है टाइम, एक होता है नित्यंक काल, एक होता है आवस्थिक काल, आवस्थिक काल की अपेक्षा करता है, और नित्यंक काल ऋतु साम्य की, मतलब जो आवस्थिक काल की अपेक्षा करता है, काल की अपेक्षा करता है। और जो नित्यंग होता है वो हमारे पास सातम्य की अपेक्षा करता है। एक होता है उपयोग, उपयोग होते हैं रूल ऑफ यूज, कैसे कैसे यूज करना है, भोजन की नियम को बोलते हैं कैसे यूज करना है इसको। एक होता है उपभोक्ता, यूजर, जो उस चीज को लेने वाला है उसको बोलते हैं उपयोगिता। तो ये हमारे पास 8 प्रकार के हमारे प्रकृति अष्टविधि आयतन थे। तो क्या क्या थे, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग और उपभोक्ता। अब हम देखने वाले हैं अष्टविधि आहार विधि विधान। ये देखो कौन कौन से होते हैं, उष्ण, स्निग्ध, मात्रा पूर्वक, जीर्णे, वीर्य विरुद्धम, अष्ट दिशे, नाति घर्त, नाति विलंबित, तमन्ना और आहार शक्ति। मतलब हमें भोजन कैसे करना चाहिए तो उसके बारे में बता रखा है। मतलब उष्ण, उष्ण का मतलब होता है कि यहाँ पे कि गर्म भोजन करना चाहिए, मतलब हमें भोजन गर्म भोजन करना चाहिए, क्योंकि गर्म भोजन करने से एक तो वो उसका स्वाद मालूम होता है, और एक हमारी अग्नि, अग्नि वो होती है, तीव्र अग्नि होती है, और भोजन जल्दी पच जाता है। इसीलिए हमें उष्ण भोजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, हमारी जठराग्नि, अग्नि हमारी तीव्र होती है, भोजन जल्दी पच जाता है और हमें स्वाद का पता चलता है। अगली बात करते हैं स्निग्ध। स्निग्ध मतलब बता रखा है कि हमें स्निग्ध भोजन करना चाहिए, क्योंकि इसका भी शीघ्र पाक होता है और ये वायु का अनुलोमन करता है।
शरीर का उपाच्य, शरीर में वृद्धि करता है, इंद्रियों को दृढ़ करता है। यहाँ पे लिखा गया है श्लोक में कि शरीर शरीर शरीरम पुच्यति दृढ़ी करोति इंद्रियाणी बला भी वृद्धि बुद्धि पंजनिति। और वर्ण प्रसादनम, हमारे हमारे वर्ण को अच्छा करती है, हमारे बल को बढ़ाती है, इंद्रियों को मजबूत करता है, शरीर की वृद्धि करता है, वायु का अनुलोमन करता है और पाक जल्दी कराता है। तो ये सभी, और हमारी क्षिप्र जरा गच्छति, मतलब हमें हमारी जो आयु होती है ना, हमें बूढ़ा नहीं होने देती है, जरा को कम करती है, हमारी आयु को कम कर देती है। तो ये होगा स्निग्ध। अब बात करते हैं, हमारे तीसरा आते हैं मात्रा पूर्वक। अब मात्रा पूर्वक का मतलब क्या होता है कि हमें मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें ज़्यादा भोजन कर लिया, कम भोजन कर ले, तो जितना हमें भूख है उतना ही भोजन करना चाहिए। अगला यहाँ पे लिख रखा है आहार जीर्णे, मतलब आहार जीर्णे मतलब जब एक बार हमने भोजन कर लिया, जब वो भोजन पूरा डाइजेस्ट हो गया, तो पूरे डाइजेशन जब कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाए तो ही हमें दूसरा भोजन करना चाहिए, वरना हमारे अंदर आम बन जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड बन जाएगा, और जिससे हमें अल्सक या फिर विसूची का रोग हो जाएंगे। तो जीर्णे मतलब क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, जब तक पूरा भोजन पच ना जाए हमें दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला बता रखा है अविरुद्ध, हमें वीर्य के विरुद्ध नहीं करना चाहिए, कि मतलब एक तो शीत वीर्य का है, एक उष्ण वीर्य का है, दोनों एक साथ ले रहे हैं, उसको बोलते हैं वीर्य विरुद्धनम। जैसे जैसे अगर एक हमारे पास द्रव्य उष्ण का है, एक शीत का है, तो दो अलग अलग वीर्य के एक साथ नहीं लेना चाहिए। अष्टिधे, हमें मतलब एक सभी अनुकूल सामग्री के साथ लेना चाहिए, मतलब जय मतलब अनुकूल मतलब जैसे कि अच्छे साफ सफाई वाले स्थान पे खाना चाहिए, जहाँ पे हमारा मन लगे, जहाँ पे कोई गंदगी ना हो, हमें ऐसे स्थान पर खाना खाना चाहिए। ना ना हमें ज़्यादा धीरे खाना खाना चाहिए, ना ज़्यादा विलंबित, ना ज़्यादा तेज खाना चाहिए, ना धीरे खाना चाहिए, और हमारा मन हो वो खाना खाना चाहिए। और आहार शक्ति का मतलब होते हैं हम अपनी आत्मा से भोजन करें, अपनी आत्मा को भली भांति समझकर भोजन करना चाहिए, इसको बोलते हैं आहार शक्ति या आत्मा शक्ति बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा विमान स्थान का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम था रस विमानम। अब हम बात करते हैं दूसरे अध्याय की। दूसरा अध्याय है त्रिविध कुक्ष विमानम। अब देखो त्रिविध कुक्ष विमानम के अंदर हमारे पास आचार्य चरक जी ने हमारे जो कुक्षी विभाजन उसको तीन भागों में डिवाइड किया है। पहला है सॉलिड, लिक्विड और एयर, ठीक है, जहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स एंड लिक्विड पार्टिकल है। तो इस प्रकार 1:1:1 में डिवाइड किया है। वाग्भट ने इसको 2:1:1 में डिवाइड किया है, ठीक है। तो कुक्षी विभाजन में तीन हमारे पास वो छोटे थे, स्थान छोटे थे, तीन अवकाश, तो पहले में सॉलिड मूर्ति चीजें वाली, दूसरे में द्रव्य लिक्विड वाले, तीसरे में वात पित्त कफ दोषों के लिए ये छोटे थे, एयर के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं मात्रा पूर्वक आहार और अमात्रा पूर्वक आहार। तो मात्रा पूर्वक आहार लेने से क्या होगा, देखो मात्रा पूर्वक आहार लेंगे तो कुक्षी पीड़न, हमारे पेट में दर्द नहीं होगा, हृदय अवरोध, हृदय में कोई अवरोधन नहीं होगा, और परिणनम निद्रयनम, हमें मतलब हमारी इंद्रिय बिल्कुल अच्छी रहेगी, हमारी जितनी विज्ञान इंद्रिय होती है उसको परिणन मिलेगा, अच्छा रहेगा, और बल वर्ण पचकर, और हमारे वर्ण को अच्छा करता है। अगर हम अमात्रा लेते हैं, अमात्रा में दो आता है, हीन और अतिमात्रा। देखो हीन लेंगे तो हमारा वात बढ़ेगा, और ये सर्व दोष प्रकोपणम, ये इंपॉर्टेंट। अगर हम अति मात्रा में भोजन करेंगे तो ये हमारे सर्व दोष, हमारे सभी दोष को प्रकोप कर देगा। और हीन मात्रा में क्या होता है, देखो वहां पे क्या था, बल घर्ण, इससे अगर हम हीन मात्रा में लेंगे तो हमारा बल कम होगा, यहाँ पे बल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मात्रा पूर्वक, हीन मात्रा और अति मात्रा। अब बात करते हैं आम दोष की। देखो आम दोष होते हैं दो प्रकार के, ठीक है, एक होता है विसूचिका और एक होता है हमारे पास अल्सक, ठीक है। विसूचिका और अल्सक दो प्रकार के आम दोष होते हैं। देखो विसूचिका के 5 उपद्रव होते हैं। देखो विसूचिका बेसिकली वात दोष की वजह से होता है, ये याद रखना है, वात दोष की वजह से होता है। इसके 5 उपद्रव होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 5 उपद्रव कौन कौन से, निद्रानाश, अरुति, कंप,
और विसंगता और मूत्राघात, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास विसूचिका के उपद्रव है। तो मून कब आएगा, आप याद सकते हो मून कब आएगा, तो निद्रानाश, अरिति, कंप, विसंगनता और मूत्राघात, ये 5 हमारे पास उपद्रव होते हैं विसूचिका के। इसकी चिकित्सा कैसे करते हैं, लंघन कराएंगे, फिर हम इसका विरेचन कराएंगे, फिर हम अनुपूर्व चिकित्सा जो भी हमें उसके बाद जो भी हमें चिकित्सा करनी होगी उसके बाद वो करेंगे। तो लंघन, विरेचन और अनुपूर्व चिकित्सा करेंगे। एक होता है अल्सक। अल्सक क्या होता है, यहाँ पे वात भी बढ़ता है, बहुत श्लेष्मा और वात दोनों बढ़ते हैं, श्लेष्मा भी और वात भी। अल्सक बेसिकली हम क्या बोलते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को बोलते हैं। अब आम दोष में अल्सक, जब हमारी पूरी बॉडी में जब खाना पेट में बच जाता है तो उसको बोलते हैं अल्सक हो गया इसको, ठीक है। अब अल्सक में एक हमारे पास कंडीशन होती है दंड अल्सक, जब वो अनडाइजेस्ट फूड हमारे स्टोमक में बहुत दिन से रहता है तो पूरी बॉडी में चला जाता है, अनडाइजेस्ट फूड पूरी बॉडी में स्रोतस के द्वारा पूरी बॉडी में फैल जाता है, हम उसको बोलते हैं दंडल्सक। और दंडल्सक इसमें क्या फर्क होता है, देखो जो दंडल्सक होता है वो असाध्य होता है और अल्सक साध्य होता है। मतलब अल्सक की एक फॉर्म होती है दंडल्सक, जब अल्सक ठीक ना कराए और वो अल्सक हमारे पेट में रहता 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 जब बहुत दिन हो जाए तो वो बाद में एक दंडल्सक की फॉर्म में ले लेता है, ठीक है, ये असाध्य रोग होता है। और अल्सक की चिकित्सा क्या कहती है, पहले हम उसका उल्लेखन करेंगे, फिर स्वेदन करेंगे, फिर वर्ती करेंगे, फिर उपवास कराएंगे, ठीक है। वर्ती पहले हम उल्लेखन करेंगे, फिर स्वेदन करेंगे, फिर वर्ती बनाएंगे, फिर हम उपवास करेंगे, ये इसकी होती है, इसकी चिकित्सा होती है। ओके, तीसरा देखो हमारे पास आता है जनपदो वंशीय विमानम। देखो इसमें ना आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, बस यही बात आपको याद रखनी है, 2-3 पॉइंट। कि देखो पहली बात तो हमारा जो जनपदो उद्वंश होता है उसका मूल क्या होता है, अधर्म होता है। योनि उसकी होती है प्रज्ञापराध होती है। मूल होता है अधर्म, योनि होती है प्रज्ञापराध, और 4 भाव होते हैं वायु, जल, देश, काल। ये बस आपको ये 4-5 पॉइंट याद रखने हैं। जनपदोद्वंश में हमारा अधर्म मूल होता है, प्रज्ञापराध योनि होती है, 4 भाव होते हैं वायु, जल, देश और काल। और काल सबसे ज्यादा वो इफेक्ट करता है, फिर देश, फिर जल, फिर हमारे पास वायु। अगर हम बात करें अपने जनपदोद्वंश की चिकित्सा की, तो चिकित्सा की बात करें तो हम यहाँ पे क्या क्या करा सकते हैं, हम रसायन का यूज कर सकते हैं, पंचकर्मा कर सकते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य स्वेदन, ये हम कर सकते हैं। रसायन और पंचकर्मा इसकी 2 चिकित्सा हो गई। अच्छे, अब 4 प्रकार के युग होते हैं, आपको पता होगा, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये 4 युग होते हैं, ये भी इसमें बता रखा है। अब कर्म, देखो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, हीन, मध्यम, उत्तम, ये आपको याद रखना। कर्म के आधार पे 3 प्रकार के जनपदोद्वंश की बीमारी होती है, हीन, मध्यम और उत्तम होती है। अगर मैं बात करूं अपतर्पण की, तो अपतर्पण देखो 3 प्रकार से होता है यहाँ पे, लंघन पाचन और दोष दोष वेचन। तो लंघन में अल्प दोष वाले की करते हैं, मतलब ये जो मैंने बताया ना ऊपर, अल्प, मध्यम, उत्तम। तो लंघन में अल्प दोष, इसमें मध्यम दोष, इसमें बहुदोष, उत्तम वाला इसमें आएगा, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं। अगली वीडियो के अंदर 3 चैप्टर आएंगे एंड फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके 2 चैप्टर जो बच जाएंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर ही हम अपने ये 2 चैप्टर करते हैं, 3 चैप्टर, रसविमानम, दूसरा है त्रिविध कुक्षी और तीसरा है जनपदो उद्वंश विमान्यम, ठीक है। ओके, थैंक यू।